जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डी डी यू यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर अवेलेबल है SOC 104 का एक महामैराथन वीडियो। स्टूडेंट, इसमें हमने 2022-2023 के सारे क्वेश्चन पेपर को एक करके एक मास्टर वीडियो बना दिया है। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए आपको ले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं उनके राइट आंसर क्या है, एक सटीक आइडिया लग सके और आपकी प्रिपरेशन सबसे अच्छे तरीके से हो सके। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला स्टूडेंट जो पहला क्वेश्चन आया था वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विवाह हिंदू धर्म से संबंधित नहीं, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैरिज इज नॉट एसोसिएटेड विथ हिंदू धर्म। ठीक है, तो हिंदू रिलीजन। तो बात करें कौन सा नहीं है, तो जो कह रहा है ब्रह्म विवाह ये हिंदू से संबंधित है, देव विवाह ये भी संबंधित है, यानी ब्रह्म मैरिज, देव मैरिज, मुताह मैरिज। ये जो थर्ड ऑप्शन आपका दे रहा है कि मुताह विवाह जो होता है ये निकाह से संबंधित है, जो मुस्लिम विवाह के अंतर्गत आता है। इसको निकाह मुताह कहते हैं। ठीक है, निकाह मुताह के नाम से जाना जाता है ये, और ये निकाह की एक प्रोसेस है, मुस्लिम विवाह का ये भाग है। ये हिंदू विवाह से संबंधित यानी हिंदू धर्म से संबंधित विवाह नहीं है। चलिए, दूसरा प्रश्न जो आया था स्टूडेंट वो कह रहा है किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है, यानी हु सेड कास्ट इज अ क्लोज्ड क्लास। बंद वर्ग मतलब देखिए, पहले तो मैं बता दे रहा हूँ, इस कथन को कहा है मजुमदार एंड मदन ने, या मदन, सॉरी मदन यहाँ गलत लिखा हुआ है, मजुमदार एंड मदान ने इस कथन को कहा है। तो डीएन मजुमदार और मदान ने इस कथन को कहा है। बंद वर्ग का मतलब जानते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, यानी भारत में धर्म तो बदला जा सकता है लेकिन जाति बदलना संभव नहीं है। कोई व्यक्ति चाहता है कि हम अपनी जाति बदल लें तो वो नहीं बदल सकता है, कि कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, मतलब कोई भी ब्राह्मण चाहे तो क्षत्रिय बन जाए तो नहीं बन सकता है, या कोई भी यादव बन जाए, यादव ब्राह्मण बन जाए, ऐसा संभव नहीं। भारत में जाति बदलना संभव नहीं है, इसीलिए मजुमदार और मदान ने कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है। ठीक है, चलिए तीसरा कह रहा है क्वेश्चन स्टूडेंट कि निम्न में से कौन सी जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। तो कौन सी जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है, तो कह रहा है कि भील जनजाति, जारवा, गुज्जर, बैगा। तो देखिए, भील जनजाति स्टूडेंट्स जो कह रहा है कि जो कौन से ट्राइब अंडमान निकोबार से है, तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट हो जाएगा जारवा ट्राइब। जारवा यानी ऑप्शन जो बी आपका जारवा ट्राइब। बता देता हूं स्टूडेंट, जारवा ट्राइब भारत में सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति है। ये मात्र 250 से 400 के आसपास ये जनसंख्या इनकी है, और ये काले रंग के और छोटे कद के व्यक्ति होते हैं। और ये जारवा जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती है। 1990 तक ये दुनिया यानी भारत के हर हिस्से से कटे थे, और जारवा जनजाति के लोग 1990 से पहले बहुत क्रूर माने जाते थे, और ये अपने जनजाति या उनके पास कोई दूसरा मनुष्य जाता था तो उसको वो मतलब उसकी हत्या करने की कोशिश करते थे। ये बहुत डरी हुई मतलब ये डरे रहते थे, ये मानव के संपर्क में नहीं आना चाहते थे। अब इनके में बहुत सुधार हुआ है। ठीक है, तो जारवा ट्राइब। बात करें स्टूडेंट भील, तो भील गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आया है 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी जातीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, यानी अगर व्हाट परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातीय जनसंख्या भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है कि जो बात करें इस 8.6। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है आपका 8.6% है पूरे जनसंख्या के। जनजातियां भारत में कितनी है, कुल जो जनसंख्या है 123-24 करोड़, उसके मान के चलिए कि 8.6% उसके ये हमारी जनजातियां हैं। अगला प्रश्न आया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया, यानी भारत निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा जनजाति है। तो देखिए, भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। अब भील जनजाति को सबसे बड़ी जनजाति माना जाता है। ठीक है, और बात करते हैं कि भील जनजाति ये कुल अनुसूचित जनजाति आबादी का 38%, यानी जितनी जनजातियां हैं इसका ये 38% खुद है। यानी अगर टोटल जनजातियों की बात की जाए तो भील जनजाति 38% है, और बाकी में जो बच जाता है 62%, उसमें सभी जनजातियां हैं। ठीक है, तो भील हो जाएगा आपका राइट आंसर, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला। अगला क्वेश्चन पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज एसोसिएटेड विद ट्राइब, यानी कौन सा आदिवासियों से जनजातियों से संबंधित अनुच्छेद है। तो स्टूडेंट इसमें अगर हम बात करें कि कौन सा संबंधित, और 332 नहीं है, 330 स्टूडेंट मैं बताना चाहूंगा कि 330 आर्टिकल जनजातियों से संबंधित है, ट्राइब से संबंधित है। इसके साथ ही साथ स्टूडेंट मेरे बात में जो एडिशनल बातें बताता हूं आप नोट करिएगा, 366, अगर ये 330 ना देखे 366 दिया हो, या 342 दिया हो और 243, तो 243, 342, 330 और 366 ये सारे अनुच्छेद जनजातियों से संबंधित है। अगर ऑप्शन बदल जाता है तो जो मैंने बताया उसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आया है मैन इन प्रिमिटिव वर्ल्ड, ये किसका वर्क है। मैन इन प्रिमिटिव वर्ल्ड ये किसका द्वारा लिखा गया है, तो ये स्टूडेंट इसका राइट आंसर है मैन इन प्रिमिटिव वर्ल्ड होबेल का वर्क है। ये किसका वर्क है, किसने लिखा है, होबेल ने, ई एडमसन होबेल, इनका पूरा नाम क्या है, ई एडमसन होबेल, ये इनका वर्क है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो आया हुआ था हमारे सामने।
अगला क्वेश्चन आया था किस राज्य में द्वितीयक संबंधों की प्रधानता होती है, यानी विच सोसाइटी डोमिनेटेड बाय सेकेंडरी रिलेशनशिप। तो देखिए सेकेंडरी रिलेशनशिप यानी द्वितीयक संबंध, ठीक है, तो द्वितीयक संबंध में समाज आता है, ये आता है, और प्राइमरी में तो ये नगरीय समाज होता है, ठीक है, जिसको हम अर्बन सोसाइटी कहते हैं, इसमें द्वितीय सेकेंडरी रिलेशनशिप की डोमिनेंसी यानी प्रधानता होती है। और ग्रामीण समाज में प्राथमिक संबंधों की प्रधानता होती है। प्राथमिक संबंध में आपसी रिलेशन, माता पिता भाई बहन, ये सारे चीजें आती हैं। इसमें अधिकांश अगर हम करें नगरीय समाज तो इसमें ज्यादातर वो लोग आते हैं जो गैर कृषि व्यवसाय अपनाते हैं, और ग्रामीण समाज में कृषि व्यवसाय को अपनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन इज ओल्डेस्ट। ये क्वेश्चन तो सभी स्टूडेंट आप कर लेंगे कि सबसे पुराना धर्म कौन सा है, तो सनातन धर्म में हिंदू धर्म, ऑप्शन सी जो लिखा है हिंदू धर्म, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, सबसे पुराना धर्म। अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट, साथ ही साथ कहना चाहूंगा अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी तरह लिए हम और सारे प्रीवियस ईयर पेपर लाएं तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स से शेयर करिएगा, जिससे हमें आपके इस एफर्ट से बहुत सारा सहयोग और बूस्ट मिलेगा। हम आपके लिए नए नए वीडियो लाने के लिए प्रेरित होंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि क्लास एंड कास्ट आर टू मेन टाइप्स ऑफ। क्लास और कास्ट किसके दो प्रकार, मतलब किसके मुख्य दो प्रकार हैं, किस चीज के ये प्रकार हैं, तो कास्ट और क्लास जानते हैं किसके स्टूडेंट, दो प्रकार है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ध्यान से देखिएगा, ये ना रिलीजन के हैं ना कल्चर के हैं, ये सामाजिक स्तरीकरण के दो प्रकार हैं, ठीक है। दो प्रकार किसके हैं, सामाजिक स्तरीकरण यानी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के, ठीक है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ऑप्शन सी सही होगा। 11वां क्वेश्चन आया था स्टूडेंट कि हु इज द ऑथर ऑफ बुक सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर किसकी किताब है, तो स्टूडेंट सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर मर्टन का को बात करें, आर.के. मर्टन, ठीक है, इनकी ये किताब 1949 में आई थी, ठीक है। सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर ईयर आया था 1949, और ये क्या कहते हैं 20 भाषाओं में ट्रांसलेट की गई है, ठीक है, इसको 20 भाषाओं में अनुवादित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न जो आया था स्टूडेंट, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोशल थिंकर इज नॉट एसोसिएटेड विद इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात करें यानी भारतीय विद्याशास्त्री परिपेक्ष से कौन संबंधित नहीं है, तो देखिए जीएस घुर्वे हैं, ये सही हो जाएगा ऑप्शन ए। बी लुई डुइमा, इनकी बात अभी बाद में करें, के.एम. कपाडिया और इमाइल दुर्खिम भी भारतीय विद्याशास्त्री है, यानी इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ये संबंधित है। लुई डुइमा को ये इंडियन पर्सपेक्टिव से या इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से संबंधित नहीं है। और हम बात करें जीएस धुर्वे की, तो ये मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के विभाग अध्यक्ष रहे हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, जीएस घुर्वे जिसको कहते हैं आप, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हु सेड इंडिया इज अ मेल्टिंग पॉट ऑफ रेसेस, यानी भारत को किसने कहा कि भारत प्रजातियों का द्रवण पात्र है, तो किसने कहा कि भारत प्रजातियों का द्रवण पात्र यानी मेल्टिंग पॉट ऑफ रेसेस है, तो ये स्टूडेंट ये स्टेटमेंट जो दिया गया है, ये स्टेटमेंट हर्बर्ट रीजले का है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, हर्बर्ट रीजले, ठीक है। अगला प्रश्न स्टूडेंट जो आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्बन कम्युनिटी। अर्बन कम्युनिटी के कौन सा फीचर है, यानी कौन सी विशेषता है नगरीय समुदाय की, तो कह रहा है जनसंख्या की विभिन्नता, द्वितीयक संबंधों की प्रधानता, देखिए यहाँ पे आ गया नगरी की है, फिर कह रहा है व्यक्तिवादिता, डोमिनेंस ऑफ सेकेंडरी रिलेशनशिप, और कह रहा है इंडिविजुअलिज्म, यानी तो ये सभी तो द्वितीयक संबंधों की ये सारी चीजें जो क्या ये जो ये कह रहा है, ऑप्शन डी स्टूडेंट, अगर इसमें मिस हो गया है तो आप इसको देख लेगा, ये ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दीज। अगर ये इंग्लिश में नहीं छपा है या मिस हो गया तो स्टूडेंट इसको ऑल ऑफ दीज आप मान के चलिएगा, ठीक है। तो इसमें हेट्रोजिनिटी, डोमिनेंस ऑफ सेकेंडरी रिलेशनशिप, इंडिविजुअलिज्म, ये सारे आते हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 14 का डी आप जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन 15 जो नंबर आया था, 15 नंबर का क्वेश्चन आया स्टूडेंट, ये कह रहा है सिंपल लिविंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी रिलेशनशिप आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो ये सिंपल लिविंग और की बात कर रहा है, और सिंपल लिविंग एंड प्राइमरी रिलेशनशिप की बात कर रहा है स्टूडेंट, तो ये किसका ये है, तो सिंपल लिविंग ये ग्रामीण समाज में होता है, ठीक है, इसका राइट आंसर है रूरल सोसाइटी, अर्बन नहीं होगा, अर्बन में सेकेंडरी रिलेशनशिप होता है, ठीक है, तो इसमें सादा जीवन और प्राथमिक संबंध ग्रामीण समाज में होता है, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन जो 16 का रहा है, द थियरी ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन गिवन बाय या प्रोड्यूस बाय। तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन का थियरी जिसको कहते हैं आदर्श जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया है, तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, एडविन कैनन द्वारा, ठीक है, एडविन कैनन। और ये कब दिया गया स्टूडेंट, नोट करिएगा 1924 में दिया गया है। कब दिया गया है, 1924 में दिया गया अपनी पुस्तक, इनकी एक पुस्तक थी, उसका नाम वेल्थ था, नोट कर लीजिए इनकी पुस्तक क्या, एडविन कैनन की पुस्तक पूछ देगा तो आपको याद रखना इनकी पुस्तक वेल्थ है, जिसमें इन्होंने आदर्श जनसंख्या का सिद्धांत दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन द पॉपुलेशन इन एनी कंट्री इज अकॉर्डिंग विद द मैक्सिमम प्रोडक्शन एंड द सैटिस्फैक्टरी पर कैपिटा इनकम इज कॉल्ड, यानी जब किसी देश में जनसंख्या अधिकतम उत्पादन और समुचित प्रति व्यक्ति आय के अनुरूप होती है, जनसंख्या अधिकतम उत्पादन और समुचित प्रति व्यक्ति आय के अनुरूप होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं ऑप्टिमम पॉपुलेशन, ठीक है, तो आपका ऑप्शन सही सी सही रहेगा, जिसको कहते हैं ऑप्टिमम पॉपुलेशन यानी अनुकूलतम जनसंख्या, ठीक है। चलिए 18वां क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स आपके लिए आया हुआ था वो था हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ थियरी
ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो डेमोग्राफिक थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के फादर किसको माना जाता है? तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा नोटेस्टीन। ठीक है, नोटेस्टीन जो ऑप्शन डी है, तो इनका पूरा नाम था फ्रैंक नोटेस्टीन। और इनके साथ एक लोग और भी हैं जिसको आपके ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इनका नाम है किंग्सले डेविस। तो नोटेस्टीन के साथ साथ आप किंग्सले डेविस को भी याद रखिएगा। इन दोनों ने मिलकर फादर ऑफ, तो ये दोनों मिलकर कहलाते हैं फादर ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ठीक है, और ये फ्रैंक नोटेस्टीन और किंग्सले डेविस इसमें मुख्य हैं। ठीक है, ये दोनों का नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आया है कि इन विच साइंस वी एनालाइज द साइज, स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। तो हम किस विज्ञान में जनसंख्या, आकार, संरचना, परिवर्तन का विश्लेषण करते हैं? ठीक है, तो स्टूडेंट हम किस में करते हैं? तो ऑप्शन जो आपका सी है, सोशल डेमोग्राफी में। हम जनसंख्या का अध्ययन तो डेमोग्राफी में करते हैं, और यहाँ पे सब चीज़ है, तो इसमें आप जान जाएगा सामाजिक जनांकिकी यानी सोशल डेमोग्राफी की डेमोग्राफी में हम जनसंख्या के आकार, प्रकार, स्ट्रक्चर, संरचना के आकार अध्ययन करते हैं। चलिए 20वां क्वेश्चन जो आया था स्टूडेंट, वो कह रहा था कि मतलब इन विच ईयर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा अधिनियम महिलाओं की सुरक्षा के लिए भारत में कब लागू किया गया? तो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा जाता है। 2005 में इसको क्या किया गया? पारित किया गया, लागू किया गया 26 अक्टूबर 2006 में। पारित हुआ 2005 में, ये पूछा पारित होना, तो 2005 में पारित हुआ, लागू किया गया 26 अक्टूबर 2006 में। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया था मुस्लिम मैरिज इज। देखिए जैसे हिंदू मैरिज के बारे में, तो मुस्लिम मैरिज के बारे में क्या मान्यता है? तो मुस्लिम मैरिज के बारे में बहुत जानते हैं क्या कहा जाता है? इसको सोशल कंस्टेंट, सहमति से नहीं कहा जाता है, सोशल कंसिडरेशन एंड सामाजिक प्रतिफल नहीं कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि मुस्लिम, हमारे मुस्लिम धर्म, जो हमारे मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनको पता होगा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें विवाह क्या है? मुस्लिम विवाह सामाजिक अनुबंध यानी एक कॉन्ट्रैक्ट है, दो, एक फीमेल और एक मेल के बीच क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि हु हैज, और हिंदू समाज में जन्म का संबंध माना गया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना गया, लेकिन मुस्लिम रूल के मुस्लिम एक्ट, मैरिज एक्ट के तहत इसको क्या माना गया? सोशल कॉन्ट्रैक्ट माना गया। ठीक है, चलिए 22वां क्वेश्चन जो आया था स्टूडेंट, वो कह रहा था हु हैज प्रोपाउंडेड द रिलीजियस थियरी फॉर ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम, यानी ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम के लिए थियरी किसने दी थी? रिलीजियस थियरी। तो इसका स्टूडेंट राइट आंसर अगर हम बात करें कि जाति की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत को होकार्ट एंड सेनाट ने दिया था। ठीक है, होकार्ट और सेनाट ने दिया था, ये आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन आया था हु डेवलप्ड द रेशियल थियरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम। अब रेशियल थियरी, और वहां पे क्या दिया था? रिलीजियस थियरी। अब रेशियल थियरी, यहाँ पे रेशियल मतलब कहते हैं जाति की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत, वहां पे धार्मिक सिद्धांत था और यहाँ पे प्रजातीय सिद्धांत है। तो इसको किसने दिया है? तो इसमें देखिए नेस्फील्ड को आप देख के जाएगा, इसके वर्क को, इसका काम को स्टूडेंट, ये बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा, जानते हैं क्या कहा? नेस्फील्ड ने कहा कि जाति की उत्पत्ति के लिए केवल प्रकार और प्रकार ही जिम्मेदार हैं, यानी इसके लिए क्या है? इसका जो प्रकार है, जो प्रकार और प्रकार को इसके लिए जिम्मेदार माना। ठीक है, किसने? नेस्फील्ड ने। चलिए अगला क्वेश्चन जो आया था वो कह रहा है हु प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ द डोमिनेंट कास्ट रेफरेंस टू द इंडियन सोसाइटी। तो इसको किसने दिया, यानी क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन ये जो कह रहा था, यानी कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट रेफरेंस टू इंडियन सोसाइटी, यानी भारतीय समाज के संदर्भ में किसने प्रभु जाति यानी डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा दी? तो स्टूडेंट देखिए डोमिनेंट कास्ट यानी जिसको कहते हैं प्रभु जाति की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास ने दी। ठीक है, इनका पूरा नाम था मैसूर नरसिंह श्रीनिवास। ये दक्षिण भारत से संबंधित थे और इन्होंने दक्षिण में जाति तथा जाति प्रथा, सामाजिक स्तरीकरण पे बहुत सारा काम किया, इसको सुधार, इसमें बदलाव लाने के प्रयास भी किए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 25वां क्वेश्चन क्या है? हु हैज प्रोपाउंडेड द ऑक्यूपेशनल थियरी, यानी जाति की उत्पत्ति का व्यवसायिक सिद्धांत। तो एक बार धार्मिक सिद्धांत पूछा, प्रजातीय सिद्धांत, अब क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में? व्यवसायिक सिद्धांत पूछा है स्टूडेंट। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि व्यवसायिक सिद्धांत किसने दिया। तो आप देख सकते हैं ऑक्यूपेशनल थियरी की बात हो रही है और इसको दिया है स्टूडेंट ऑक्यूपेशनल थियरी को। ऑक्यूपेशनल थियरी की बात करें तो इसको ऑक्यूपेशनल थियरी को देने वाला भी कौन है? नेस्फील्ड है। ठीक है, इसके लिए नेस्फील्ड, इसने जाति व्यवस्था को हिंदू समाज में व्यवसायिक विभाजन का कारण माना। ठीक है, इसने जाति व्यवस्था को हिंदू समाज के व्यवसायिक विभाजन का कारण नेस्फील्ड ने माना है। तो यहाँ पे भी नेस्फील्ड का ही योगदान प्रमुख है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन 26 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग हैज एड्रेस द ट्राइब एज अ ब्लैक वार्ड हिंदूज, यानी किसने पिछड़े हिंदू, जनजातियों को पिछड़ा हिंदू किसने कहा? तो देखिए जनजातियों को पिछड़ा हिंदू, हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं स्टूडेंट, जी.एस. घुर्वे ने कहा। जी.एस. घुर्वे, इनका पूरा नाम गोविंद सदाशिव घुर्वे था। इन्होंने ही कहा कि जो हमारी जनजातियां ये पिछड़े हिंदूज हैं। ठीक है, इन्हें हिंदू धर्म से जुड़ा। ठीक है, और भारत, अगला क्वेश्चन, हु डिवाइडेड द रूरल ट्रेडिशन ऑफ इंडिया इन द फॉर्म ऑफ लिटिल ग्रेट ट्रेडिशन, यानी भारत की ग्रामीण परंपरा को लघु परंपरा और बृहद परंपरा, यानी जो कह रहा है कि लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन में किसने बांटा? तो इसका स्टूडेंट राइट आंसर हो जाता है एम मैरियट। एम मैरियट जिसने भारतीय ग्रामीण परंपरा को लघु और बृहद परंपरा में बांटा, और इन्होंने किससे? आर रेडफील्ड के सिद्धांत का अनुसरण किया था। बाटा एम मैरियट ने था और इससे सहायता किससे ली थी? आर रेडफील्ड के किसी सिद्धांत की सहायता
ली थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आया था कि निम्न से कौन सा समाजशास्त्री ग्रामीण अध्ययन से संबंधित है, यानी हु इज नॉट एसोसिएटेड विद विलेज स्टडीज। तो विलेज स्टडीज से कौन संबंधित नहीं है, तो देखिए डॉक्टर मजूमदार संबंधित है, मैक्स मूलर संबंधित है और अरस्तु, ये तीनों संबंधित है। तो कह रहा है, सॉरी मैंने गलत ऑप्शन पढ़ दिया स्टूडेंट, कह रहा है ये कि डॉक्टर मजूमदार, डॉक्टर एस सी दुबे, बी आर चौहान और लुई विर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाता है कि डॉक्टर मजूमदार ये भी ग्रामीण अध्ययन से संबंधित है, जीएस एस सी दुबे, तो डॉक्टर मजूमदार भी ग्रामीण अध्ययन से हैं, एस सी दुबे भी ग्रामीण अध्ययन से, इनका नाम पूरा श्यामचरण दुबे था, और बी आर चौहान भी है। लेकिन जो लुई वर्थ है स्टूडेंट, ये ग्रामीण से संबंधित नहीं है, ये शहरी यानी नगरीकरण के लिए जाने जाते हैं, नगरीकरण के थियरी से एसोसिएटेड है, और ये नगरीकरण एक जियोन सेलिन की एक पुस्तक और उसके थियरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया है कि द अप्रोच विच इज बेस्ड ऑन द एशियंट रिलीजियस टेक्स्ट एंड कल्चरल सिंबल एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस टू स्टडी इंडियन सोसाइटी इज कॉल्ड, यानी भारतीय समाज के अध्ययन का जो उपागम प्राचीन धर्म ग्रंथों, सामाजिक प्रतीकों और पुरातात्विक प्रमाणों पर आधारित है, उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए जो कह रहे, जो अप्रोच एशियन रिलीजियस टेक्स्ट पे यानी भारतीय संस्कृति और प्रतीकों धर्म ग्रंथों पर आधारित होता है, उसको इंडियोलॉजिकल अप्रोच, अंग्रेजी में क्या कहते हैं आप, इंडियोलॉजिकल अप्रोच। स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए अंग्रेजी नाम इसलिए बता रहा हूं कि कई बार हिंदी नाम दे के न देके सीधे अंग्रेजी नाम दिया जाता है, तो आप जानिए भारतीय विद्याशास्त्री मतलब इंडियोलॉजिकल अप्रोच की बात कर रहा है। अगला प्रश्न आया था ग्रामीण नगरी संबंध को स्पष्ट करने वाली दशा, यानी जो कंडीशन एक्सप्लेन करती है रूरल अर्बन रिलेशनशिप को। तो देखिएगा रूरल अर्बन रिलेशनशिप को जो स्पष्ट करती है उसको रूरल अर्बन लिंकेज कहते हैं। क्या कहते हैं, रूरल अर्बन लिंकेज, यानी ग्रामीण नगरी संबंध के नाम से ये जाना जाता है। इसको और समन्वय, सतात्मक और परिवर्तन के नाम नहीं कहते हैं ये, क्योंकि ये रिलेशनशिप की बात कर रहा है, ये संबंध की बात कर रहा है, नगरी संबंध, नगरी ग्रामीण संबंध की बात कर रहा है, इसको नगरी ग्रामीण संबंध के नाम से ही जानते हैं। अगला क्वेश्चन आया है संस्कृतिकरण की अवधारणा, यानी संस्कृतिकरण यानी कल्चराइजेशन, जो एक तरह से इसको संस्कृतिकरण ही कहा है अंग्रेजी में, ये इसे किसने दी है। तो देखिए संस्कृतिकरण की अवधारणा की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसको दिया है, तो संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है, तो इसमें जब हम बात करें स्टूडेंट की संस्कृतिकरण की अवधारणा की बात करें, तो ये जो दी गई है स्टूडेंट की एम.एन. श्रीनिवास ने 1952 में दिया। ठीक है, इस अवधारणा को एम.एन. श्रीनिवास ने 1952 में दिया। ठीक है स्टूडेंट, हम गलती से क्वेश्चन नंबर 35 पे आ गए हैं, 31 से 34 का क्वेश्चन छूट गया है, तो उसको पहले देख लेते हैं फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं कि जो, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 30 तक हो गया था स्टूडेंट, 31 को देख लेते हैं। तो 31 कह रहा है कि किसने कहा कि विलेज इज अ वे ऑफ लाइफ, विलेज इज अ वे ऑफ लाइफ, ये किसने कहा। तो देखिए आप ये इस क्वेश्चन में स्टूडेंट ऑप्शन कोई सही नहीं है, इसमें ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, इसमें से कोई नहीं। देखिए क्योंकि ये ना मजूमदार ने कहा, ना मैक्स मुलर ने कहा, ना अरिस्टोटल ने कहा, इसको एस.सी. दुबे ने कहा है। किसने कहा है, एस.सी. दुबे ने कहा है। ठीक है, कि गांव एक जीवन की विधि है या एक गांव एक जीवन विधि है, ये एस.सी. दुबे का कथन है। ठीक है, तो इसमें से कोई नहीं जाएंगे और राइट आंसर एस.सी. दुबे होगा, आप याद रखेंगे। चलिए 32वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी पुरुषार्थ आर देयर एज पर हिंदुइज्म, यानी हिंदू धर्म के अनुसार कितने पुरुषार्थ हैं। तो हिंदू धर्म के अनुसार स्टूडेंट कितने पुरुषार्थ है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट ईयर में मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा गया था। और 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, याद रखिएगा, कहीं पूछ लेगा कि कौन सा एक पुरुषार्थ नहीं है देखे, तो आप जानिएगा धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ इंडियन सोसाइटी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समाज का दार्शनिक अधिकार नहीं है। तो देखिए धर्म एक दार्शनिक अधिकार है, पुरुषार्थ एक दार्शनिक आधार है, कर्म और पुनर्जन्म भी एक दार्शनिक आधार है, लेकिन जाति व्यवस्था एक दार्शनिक मतलब वो क्या नहीं है, ये जिसको दार्शनिक आधार नहीं है, ये आइडियोलॉजिकल बेस नहीं है इंडियन सोसाइटी का। जाति व्यवस्था बाद में मनुष्यों ने डेवलप कर ली और एक खानदानी पेशे को अपना एक खानदानी चीज को दे दिया गया। ठीक है, नहीं तो पहले भारत में कैसे होती थी, कर्म प्रधान, भारत में क्या था, वर्ण प्रधान था। ठीक है, निम्न में से कौन सा भारतीय समाज का संगठनात्मक यानी जिसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बेसिस ऑफ इंडियन सोसाइटी क्या है। तो वर्ण व्यवस्था क्या थी, भारत की वर्ण व्यवस्था क्या है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, जिसको कहते हैं वर्ण सिस्टम। ठीक है, जहाँ मनुष्य के गुणों, कर्मों और स्वभाव के आधार पर उनके वर्गों का विभाजन या उनका विभाजन किया जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न आया था, हमने बता दिया संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी, तो इसको दिया था एम.एन. श्रीनिवास ने। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने आपको बता दिया है कि एम.एन. श्रीनिवास ने 1952 में दिया था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था स्टूडेंट, कह रहा था कि हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट, डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो एम.एन. श्रीनिवास ने दिया है। डोमिनेंट कास्ट का जिसको कहते हैं प्रभु जाति का सिद्धांत किसने दिया है, एम.एन. श्रीनिवास ने, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास ने दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अगला क्वेश्चन आया था कि कास्ट जाति का निर्धारण किया जाता है, जाति निर्धारण कैसे होता है भैया, जन्म से होता है, कर्म से तो होता नहीं, कर्म से वर्ण का निर्धारण होता था।
अब भैया जाति, भैया जो जिस जाति में पैदा हो गया जन्म से, तो इसमें मानव का अधिकार नहीं है, बर्थ से ही जाति निर्धारित हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न आया था जो हमारे लिए आया था, वो कह रहा था कि भारतीय समाज नामक की पुस्तक किसने लिखी है। तो भारतीय समाज नामक की पुस्तक किसने लिखी है? भारतीय समाज नाम की पुस्तक एस.सी. दुबे ने लिखी है। ठीक है, भारतीय समाज नाम की पुस्तक किसने लिखी है स्टूडेंट? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस.सी. दुबे। ठीक है, एस.सी. दुबे ने भारतीय समाज नाम की ये पुस्तक लिखी है और हिंदी में अनुवाद इसका वंदना मिश्र ने किया है। ठीक है, इनकी एक और प्रमुख पुस्तक का नाम लिख लीजिएगा स्टूडेंट, एस.सी. दुबे की एक प्रमुख पुस्तक और है इंडियन विलेज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो आया था, निम्न में से किसने भारतीय राज्य में जनजातियां सबसे अधिक निवास करती हैं? यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइब, नंबर पूछा है, परसेंट नहीं पूछा है। तो किस राज्य में सबसे ज्यादा नंबर में जनजाति रहती हैं? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या में मध्य प्रदेश में जनजातियां रहती है स्टूडेंट, इसको याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा संख्या में जनजातियां रहती है, इसके बाद महाराष्ट्र में इससे बाद जनजातियां रखी हैं। ये संख्या में सबसे ज्यादा है, लेकिन प्रतिशत में, तो प्रतिशत की बात की जाती है स्टूडेंट, तो मिजोरम में सबसे ज्यादा प्रतिशत इसलिए रहती है क्योंकि मिजोरम की आबादी कम है और उस आबादी का 94% आबादी जनजाति है। यानी मिजोरम की 94% आबादी क्या है? जनजातीय आबादी। तो प्रतिशत में मिजोरम है, लेकिन जनसंख्या में मध्य प्रदेश है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन जो आया था स्टूडेंट, वो कह रहा है भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो देखिए, जिसको हम कहते हैं फैमिली प्लानिंग या नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952 में स्टार्ट किया गया था और दुनिया में सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट दुनिया में ये स्टार्ट किया गया था। तो आशा करता हूं कि आपको ये पेपर बिल्कुल समझ में आया होगा। आपके एग्जाम के लिए हमारी तरफ से बेस्ट विशेष है, गुड लक है। आप इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड से शेयर करिएगा, हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, कमेंट करिएगा। साथ ही स्टूडेंट आपको बताना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप और हमारे टेलीग्राम का लिंक है, हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलते रहे। अगर आपकी कोई क्वेश्चन होंगे तो आप डायरेक्ट हमसे हमारे ग्रुप में, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपका पेपर सबसे शानदार हो, आपकी तैयारी सबसे अच्छी हो। थैंक यू। मदद से अपनी तैयारी को एक अंतिम रूप दे सकें। स्टूडेंट साथ ही साथ बताना चाहूंगा, हमने 2022 का भी प्रीवियस ईयर अपने चैनल पे अपलोड कर लिया है, तो उसको जाकर देख लीजिएगा। अगर स्टूडेंट आप रिक्वेस्ट करेंगे तो एक मैराथन वीडियो दोनों प्रीवियस ईयर पेपर को कंबाइन करके मैं कर दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलता हूं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ही देख लेते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता गांव से संबंधित नहीं है, यानी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक गांव की नहीं है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है परिवारवाद, ठीक है, दूसरा कह रहा है परंपरावाद और तीसरा कह रहा है सजातीय या सामाजिक एकरूपता यानी सोशल होमोजेनिटी, और अंतिम कह रहा है इंक्रीज सोशल मोबिलिटी यानी बढ़ी हुई सामाजिक गतिशीलता। तो स्टूडेंट गांव में जो होता है वो बहुत तेज गतिशीलता जो होती है, सामाजिक बहुत ज़्यादा सामाजिक गतिशीलता नहीं होती है, बहुत रेयर होती है, कम होती है। ठीक है, बाकी परिवारवाद, फेमिनिज्म, ट्रेडिशनलिज्म ये सारा होता है। तो स्टूडेंट पहले क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा बढ़ी हुई सामाजिक गतिशीलता। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट रहेगा पहले क्वेश्चन के लिए। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है विच वन इज नॉट एसोसिएटेड विथ इरावती कर्वेज क्लासिफिकेशन ऑफ विलेज। तो स्टूडेंट पहला जो ऑप्शन कह रहा है ग्रुप विलेज यानी समूहकृत गांव, तो इसकी बात वो करती हैं। हैमलेट गांव मतलब छोटे छोटे गांव, जो स्टूडेंट्स स्मॉल विलेज, तो हैमलेट गांव की भी बात करती हैं। पंक्ति नुमा गांव यानी जो पंक्ति कतारबद्ध होते हैं, और ओएसिस विलेज, तो स्टूडेंट ओएसिस विलेज की बात नहीं करती है। ठीक है, ओएसिस विलेज की बात नहीं करती हैं। ठीक है, ओएसिस सादल गांव की बात इरावती कर्वे नहीं करती। स्टूडेंट आपको बताना चाहूंगा ये बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर हैं, इनके बारे में आप अच्छे से रिसर्च करके इरावती कर्वे के बारे में पढ़ के जाइएगा। इनसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जीएस घुरिये से क्वेश्चन मिलेंगे। इन लोगों को आपको अच्छे से देख के जाना है, अच्छे से इनको पढ़ लीजिएगा। अब इनके बारे में कुछ बता देना स्टूडेंट, पेन पेपर लेके नोट भी कर लीजिएगा। तो किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया जो 1953 में, इनके कुछ प्रमुख पुस्तकों के नाम बता रहा हूँ स्टूडेंट जो पूछे जाते हैं, तो लिख लीजिएगा किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, नातेदारी व्यवस्था भारत में, जिसको आप हिंदी में कहते हो, तो स्टूडेंट उसको आप किताबों के नाम को इंग्लिश में ही याद करने की कोशिश करिएगा। तो किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया 1953, ये भी इनका एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है स्टूडेंट। दूसरा हिंदू सोसाइटी इन इंटरप्रिटेशन, ठीक है, हिंदू सोसाइटी भी इनकी एक पुस्तक है। महाराष्ट्र लैंड एंड इट्स पीपल, महाराष्ट्र लैंड एंड इट्स पीपल 1968 में आई इनकी एक पुस्तक है। और युगांत द एंड ऑफ एन इपिक 1969, ये भी इनके एक प्रमुख पुस्तक हो जाती है। तो ये चार पुस्तक के नाम जानिएगा स्टूडेंट। इनको भारत की प्रथम महिला समाजशास्त्री का दर्जा प्राप्त है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एल मैमफोर्ड। स्टूडेंट जो मैं आपको अतिरिक्त बातें बताता हूं तो आपको मतलब स्टूडेंट ये समझना होगा कि हम प्रीवियस ईयर कराते हैं, साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताते हैं जो एग्जाम में पूछे जाता है। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो फैक्ट्स मैं आपको बताता हूं उससे क्वेश्चन आते हैं, तो उसको अच्छे से आप नोट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन, एल मैमफोर्ड ने उन नगरों का जो गांवों के विस्तारण से निर्मित हुए, यानी गांव को एक्सपेंड करने से, डेवलप करने से जो बने हैं गांव थी, नगर बन गए हैं, गांव का विस्तार होते होते उनका नामकरण कैसे किया है, उनको क्या कहा है। तो स्टूडेंट जो एल मैमफोर्ड ने कहा है कि जो सिटीज गांव के बढ़ने से या डेवलप होने से बन गए हैं, तो उनको क्या कहा है। तो स्टूडेंट उनको मध्यम नगर कहा है। स्टूडेंट मैं आपको सारे ऑप्शन जहां जरूरी है वहां पढ़ूंगा, जहां सीधे आंसर बताना है बिना आपको कंफ्यूज किए सीधे आंसर बताऊंगा। तो उनको वो क्या कहते हैं, मध्यम नगर कहते हैं। स्टूडेंट एल मैमफोर्ड की एक पुस्तक है, एल मैमफोर्ड की एक क्या पुस्तक है, व्हाट इज अ सिटी। व्हाट इज अ सिटी 1937 में आई थी। कब आई थी, व्हाट इज अ सिटी यानी शहर क्या है, 1937 में आई थी। और उसमें इसकी बात उन्होंने की है। और ये भी जान लीजिएगा कि उनके हिसाब से शहर क्या होता है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, यानी सामाजिक संस्था वो मानते हैं। एल मैमफोर्ड शहर को एक सामाजिक संस्था मानते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। और उनकी एक प्रमुख पुस्तक है व्हाट इज अ सिटी, 1937 में आई थी। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। द कल्चर ऑफ सिटीज पुस्तक के लेखक कौन है। तो द कल्चर ऑफ सिटीज जो है स्टूडेंट, ये एल मैमफोर्ड यानी लुइस मैमफोर्ड की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है, द कल्चर ऑफ सिटी भी एक मैंने बताया व्हाट इज अ सिटी इनकी पुस्तक है, दूसरी द कल्चर ऑफ सिटीज भी इनकी एक और पुस्तक का नाम भी आपको दे ही दिया है, इसलिए मैंने इसको बताया नहीं। तो ये इनका दूसरा पुस्तक है द कल्चर ऑफ सिटीज। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा, लुइस मैमफोर्ड इनका नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टायरनोपोलिस वे नगर है। अब देखिए पूछ रहा है स्टूडेंट कि टायरनोपोलिस जो होते हैं वो कैसे शहर होते हैं, कैसे नगर होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट टायरनोपोलिस के बारे में बताते हुए जब बताता है, तो जब स्टूडेंट जो गंभीर रूप से बिगड़ती स्थिति को दिखाते हैं, ये ऐसे नगर जहां पे स्थिति अच्छी नहीं है, बिगड़ रही है, जहां पे सिचुएशन क्या हो रही है, धीरे धीरे खराब हो रही है, सुधरने के बजाय ऐसे नगर जहां की स्थिति बद से बदतर की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट दो बातें इसको आप अच्छे से मतलब इसमें समझिए, ऐसे नगर जहां पे व्यापार में घाटा हो रहा है, एकदम मतलब डूबता जा रहा है, महंगाई बढ़ते जा रही है, व्यापार में घाटा हो रहा है। और या वहां पे मिलिट्री क्या कर रही है, मिलिट्री जैसे कई सारे समूह आ गए हैं, उभर गए हैं, जो अपने हक के लिए नहीं, मतलब अपना प्रभुत्व जमाने के लिए अलग अलग जो लोग ग्रुप बना के लड़ रहे हैं, या मिलिट्री पावर वहां पे मतलब आपस में टकरा रहा है। तो ऐसे जगहों को टायरनोपोलिस कहा जाता है, जहां पे समस्या बिगड़ती हुई नजर आती है, सुधरती हुई नजर नहीं आती है। स्टूडेंट एक और शब्द है जो मैं बता दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्रोपोलिस। एक शब्द टायरनोपोलिस के बाद नेक्रो, NECROPOLIS। तो नेक्रोपोलिस स्टूडेंट बद से बदतर वाली हालत, जहां पे युद्ध के कारण पलायन हो रहा है। जैसे आप यूक्रेन में देख रहे थे ना, लोग जगह छोड़ के भाग रहे हैं। जैसे अभी आपके इजराइल ने अटैक कर दिया है हमास पे, और लोगों को वो गाजा गाजा छोड़ के फिलिस्तीन को भागना पड़ रहा है। तो स्टूडेंट ऐसी स्थिति को नेक्रोपोलिस कहते हैं, यानी वर्स्ट स्टेज, जो सबसे खराब स्टेज होता है वो क्या होता है, नेक्रोपोलिस होता है। और उससे थोड़ा सा अच्छा स्टेट होता है वो टायरनोपोलिस होता है। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो नेक्रोपोलिस में युद्ध के कारण पलायन होता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय समाज को समझाने के विद्या शास्त्री उपागम से संबंधित कौन है। तो विद्या शास्त्री उपागम की बात कौन मतलब कौन संबंधित नहीं है, पूछा स्टूडेंट। तो विद्या शास्त्री यानी इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से कौन जुड़ा हुआ है। तो इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से स्टूडेंट PH प्रभु जुड़े हुए हैं, इरावती कर्वे जुड़े, PS सरोकिन, GS घुर्वे भी जुड़े हुए हैं। स्टूडेंट GS घुर्वे भी जुड़े हुए हैं। कौन नहीं जुड़ा है, PS सरोकिन जो है इसमें से इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से नहीं जुड़े हुए हैं। स्टूडेंट इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बस यही लोग नहीं जुड़े हुए, और भी नाम आपको याद रखना है स्टूडेंट। DP मुखर्जी, ये भी इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से जुड़े हुए हैं। लुई डूमा इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से जुड़े हुए हैं। RK मुखर्जी इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से जुड़े हुए हैं। और BK सरकार, ये भी इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से जुड़े हुए हैं। इन सारे लोगों की लिस्ट बना लीजिएगा, कभी किसी का नाम देगा, कभी किसी का नाम नहीं देगा। ठीक है, तो जितने नाम बताएं, अगर आपको नहीं समझ आएगा स्टूडेंट, वीडियो को फिर से रोक के फिर से नोट करके ही आगे बढ़िएगा। तो इसमें PS सर्किन इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम से कौन संबंधित है। तो मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम किस नर्मदेश्वर प्रसाद इससे संबंधित है स्टूडेंट। ठीक है, तो मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम से कौन संबंधित है, GS घुरिया नहीं, PC जोशी भी नहीं, और SP नागेंद्र नहीं, नर्मदेश्वर प्रसाद आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, DN मजुमदार द्वारा उन जनजातियों के लिए जो अपने परंपरागत संस्कृति से अलग हो गई है, किस पद का उपयोग किया है। यानी DM मजुमदार ने उस ट्राइब के लिए जो अपने क्या होते हैं ट्रेडिशनल कल्चर से हट गए हैं, यानी उन्होंने अपना जो क्या करते हैं संस्कृति बदल गया, उनका जो पारंपरिक संस्कृति था वो बदल गया, उसके लिए क्या कहा गया है। तो ऐसे लोगों के लिए DM मजुमदार उसको क्या बोलते हैं, प्रॉब्लमेटिक ट्राइब,
उसको ऐसी जनजाति, उसकी जनजातियों को क्या बताते हैं, प्रॉब्लमेटिक यानी समस्याग्रस्त जनजाति, जो अपने रूट से कट गई हैं, अपने जड़ों से कट गई हैं और वो उनका क्या हो गई है, अलग हो गई है। जो उनका पहले परंपरागत संस्कृति था वो अब बदल गया। इसको समस्याग्रस्त जनजाति के रूप में डीएन मजूमदार चिन्हित करते हैं। अगला प्रश्न, किसने राष्ट्रीय उपवन की अवधारणा, तो स्टूडेंट राष्ट्रीय उपवन की अवधारणा का प्रयोग जनजातीय समस्याओं के निराकरण के लिए किया था, तो जिसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल पार्क टू सॉल्व ट्राइबल प्रॉब्लम। तो ये स्टूडेंट रॉय और एल्विन का नाम आता है, ठीक है। तो वेरियर एल्विन दिया हुआ है स्टूडेंट, कहीं कहीं दोनों मिल जाएगा आपको, रॉय प्लस एल्विन, तो रॉय और एल्विन मिल जाएगा तो भी वो भी सही है, और वेरियर एल्विन तो जुड़े हुए है क्योंकि एक ही का नाम दिया, दूसरे का नहीं दिया, इसके साथ रॉय का भी नाम आता है, कई जगह रॉय और एल्विन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों को याद रखिएगा। अगला प्रश्न, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सा मैच अच्छा नहीं है, गलत है मतलब। तो स्टूडेंट भारतीय विद्याशास्त्री जीएस घुरिये, इनको मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन बताया कि ये जुड़े हुए हैं। ऐतिहासिक उपागम से ए आर देसाई, ये भी ठीक है। अब बात ये कह रहा है संरचनात्मक से एमएन श्रीनिवासन, ये भी ठीक है। अगला क्वेश्चन, द्वंद्वात्मक से इरावती कर्वे, तो स्टूडेंट ये गलत है, द्वंद्वात्मक से इरावती कर्वे जुड़ी हुई नहीं है, ठीक है। इस कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच से इरावती कर्वे का कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो ये वाला आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया। तो अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत जो है, जिसको आप ऑप्टिमम पॉपुलेशन, अंग्रेजी में भी कई बार आ जाता है स्टूडेंट, इसको अंग्रेजी बोलते हैं ऑप्टिमम पॉपुलेशन थियरी। तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन थियरी आपकी एडविन केनन है, एडविन केनन ने दिया था। किसने दिया था, एडविन केनन ने दिया था, ठीक है। इसको याद रखिएगा, एडविन केनन। स्टूडेंट अब ये क्या है, अधिक अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, जिसको ऑप्टिमम पॉपुलेशन थियरी कहते हैं, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जरा समझ लीजिए एक लाइन में। यह वह सिद्धांत है जो जनसंख्या के एक स्तर पर प्रति व्यक्ति आय को अधिकतम बताता है, ठीक है। जनसंख्या के एक स्तर पर प्रति व्यक्ति आय को क्या करता है, अधिकतम बताता है। और ये किसका सिद्धांत है, एडविन कैनन का सिद्धांत है। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब फिर से एक बताइए कि किसके साथ कौन गलत जुड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट प्रभु जाति एमएन श्रीनिवासन, यानी डोमिनेंट कास्ट की बात वो कहते हैं, तो ये सही है। दूसरा क्वेश्चन, इंडियन विलेज से एससी दुबे, भारतीय ग्राम से एससी दुबे, ये भी बिल्कुल सही है। पवित्र प्रदूषण यानी प्योरिटी एंड पॉपुलेशन से ड्यूमा जुड़ा हुआ है, ये भी ठीक है। ये इन कॉन्सेप्ट है। कास्ट एंड रेसेस इन इंडिया, अब ये देखिए ये गलत दे दिया। कास्ट एंड रेसेस इन इंडिया एक बहुत प्रमुख पुस्तक भी है स्टूडेंट, आपको जानना होगा कि इससे इरावती कर्वे का कोई संबंध है, इससे जीएस घुरिये का संबंध है। कास्ट एंड रेसेस इन इंडिया, ये जीएस घुरिये इससे संबंधित है, इससे इरावती कर्वे नहीं संबंधित है, ठीक है। अगर इसका सही मैच भी जान लीजिए कि जीएस घुरिये रहता तो ये भी सही हो जाता। अगला प्रश्न, सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया जो द्विज जातियों की ओर होती है, ठीक है। द्विज जातियां क्या होती हैं स्टूडेंट, वो जातियां जिनका माना जाता है कि 2 बार जन्म होता है। इसमें 2 बार जन्म मतलब एक तो माँ के गर्भ से और दूसरा शिक्षा लेके, और मतलब कि आध्यात्मिक पुनर्जन्म होता है, ठीक है। अपने मतलब तो 2 जन्म उनका माना जाता है। तो ऐसे लोग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को रखा गया, मतलब इसमें शिक्षक है, पुजारी है, क्षत्रिय वर्ग है और व्यापार करने वाला पेशा वर्ग है, ठीक है। तो ये सब आते हैं। तो द्विज जातियों की ओर होता है सांस्कृतिक परिवर्तन, उसको क्या कहते हैं, उसको संस्कृतिकरण कहते हैं। जो द्विज जातियों की तरफ परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं, संस्कृताइजेशन कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, समान धर्म को एक नाम से और जाना जाता है। तो स्टूडेंट ये तो बहुत अच्छा है, समान धर्म को हम किस नाम से जानते हैं, मानव धर्म, ठीक है। समान धर्म को हम किस नाम से जानते हैं, मानव धर्म से, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक हिंदू धर्म के प्रकार में नहीं है। तो सामान्य धर्म, मानव धर्म बिल्कुल है, विशिष्ट धर्म भी है, आपद धर्म है, पौराणिक धर्म नहीं है, ठीक है। पौराणिक कोई धर्म नहीं है, पौराणिक कथाएं हैं और लोग किताबें हैं, ग्रंथ है, लेकिन धर्म पौराणिक ग्रंथ है लेकिन धर्म नहीं है, ठीक है। तो इसमें डी आपका राइट रहेगा। हिंदू दर्शन के अनुसार यानी इंडियन फिलॉसफी के अनुसार व्यक्ति जीवन के लक्ष्य को नाम दिया गया, गोल ऑफ इंडिविजुअल लाइफ को क्या कहा जाता है, यानी व्यक्ति के जीवन के लक्ष्य को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट व्यक्ति के जीवन के लक्ष्यों को पुरुषार्थ कहा गया है कि हमें क्या करना है जीवन में, पुरुषार्थ करना है, हिंदू दर्शन के हिसाब से यानी फिलॉसफी के हिसाब से। तो उसको पुरुषार्थ कहा गया, और 4 पुरुषार्थ क्या है ये तो आप जानते हो, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है। तो 4 पुरुषार्थ भारतीय फिलॉसफी में इसको कहा गया, भारतीय दर्शन में वो क्या है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक है। इसको भी आप याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, जाति की उत्पत्ति के प्रजाति सिद्धांत के विकास से। तो जाति की उत्पत्ति का प्रजाति सिद्धांत, स्टूडेंट इस क्वेश्चन में मैं आपको 4 क्वेश्चन बता दूंगा और इसको ध्यान से देखिएगा, इससे आपके कई क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो अब ये पूछ रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ सोशल थियरी रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम, यानी जाति की उत्पत्ति के प्रजाति सिद्धांत से कौन संबंधित है। तो स्टूडेंट पहले इसका राइट आंसर हो जाएगा रिजले, जो है
जाति की उत्पत्ति के प्रजाति सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो इससे ऑप्शन डी रिजले संबंधित है। और रिजले संबंधित है स्टूडेंट, रिजले के साथ और भी, इसके साथ हर्बर्ट भी संबंधित है। अगर रिजले की जगह हर्बर्ट लिखा रहेगा तो भी सही है, नोट कर लीजिए। तो रिजले, हर्बर्ट और टीएन मजुमदार, ठीक है, ये लोग संबंधित हैं किससे? जाति की उत्पत्ति के प्रजाति सिद्धांत से। तो हर्बर्ट और मजुमदार को भी जोड़ लीजिएगा, ठीक है। अब बोला नेस्फील्ड, देखिए किससे संबंधित है स्टूडेंट। तो नेस्फील्ड जो है वो नेस्फील्ड और ब्लंट जाति के व्यवसायिक सिद्धांत से संबंधित है। नेस्फील्ड और ब्लंट किससे संबंधित है? जाति के व्यवसायिक सिद्धांत से। होकार्ट और सेनकार्ट जो ऑप्शन बी है, इनको भी नोट कर लिए। होकार्ट और सेनकार्ट जो है वो जाति की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। और जीएस घुर्वे जो है, एक अलग से नाम लिख लिया, जीएस घुर्वे जो है वो ब्राह्मण जाति की उत्पत्ति के ब्राह्मणवादी सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपको समझ लिया आपने। तो ये सारी बातों को आप याद करिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन पलट के कुछ भी पूछा जा सकता है। जब एक वर्ग, अगला क्वेश्चन करा, जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है, यानी जब वो स्ट्रिक्टली हेरिडेटरी हो जाता है, तब हम उससे जाति कहते हैं। कौन, यानी जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित हो जाता है तब उसे जाति कहते हैं। यानी एक वर्ग जो होता है एक ही काम को करने लगता है, उसके परिवार से वही काम चलने लगता है। जैसे कोई सोने का काम करता है, उसके जनरेशन, उसकी पीढ़ियां लगातार वही काम कर रहे हैं, तो वो जाति में बदल जाता है। और ये इस परिभाषा को देने वाला विद्वान कौन है? तो स्टूडेंट इस परिभाषा को देने वाला विद्वान एच.सी. कूले है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा कि उन्होंने, एच.सी. कूले ने ये बातें की है कि जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तब उसे हम जाति कहते हैं। ये एच.सी.एच. कूले, ठीक है, कई जगह उल्टा भी रहता है, एच.सी. कूले या सी.एच. कूले, ठीक है। तो ठीक, उसको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अस्तित्व में आई? तो स्टूडेंट राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में और इस अस्तित्व में, और इसको गठन डॉक्टर एम.एस. श्रीनिवासन की अध्यक्षता में की गई। स्टूडेंट राष्ट्रीय जनसंख्या को कई जगह एनपीपी लिखा रहेगा तो भी आप घबराइएगा नहीं, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी उसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदू में अंतर्विवाह के नियमों में क्या क्या होता है, ठीक है। तो मतलब क्या इसमें से सही है? एक ही सही होगा। तो हिंदू विवाह के अंतर्विवाह नियमों में व्यक्ति अपनी ही जाति में विवाह कर सकता है, ये सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और दूसरा, एक व्यक्ति अपने गांव में विवाह कर सकता है, बिल्कुल गलत। अपने गोत्र में तो कोई जातियां भारत में अपना विवाह कर ही नहीं सकती हैं, एक ही गोत्र में, गोत्र अलग होना चाहिए, ठीक है। जातियां एक हो सकती है, गोत्र अलग हो सकता है, अपने ही पिंड में विवाह कर सकता है। तो ये सारे ऑप्शन गलत है, बस ऑप्शन ए ही आपका राइट है कि टू मैरी विद इन वन से। तो अंतर विवाह में अपनी जाति में विवाह और अंतर जाति विवाह में गैर जाति में विवाह करना सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय समाज पुस्तक किसने लिखी है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है और बार बार रिपीट किया जाता है। ये एच.सी. दुबे की किताब है, ठीक है। भारतीय समाज जो है, जिसको इंडियन विलेज कहते हैं, ठीक है। तो ये पुस्तक एच.सी. दुबे की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जाति की उत्पत्ति संबंधी माना का सिद्धांत, माना का सिद्धांत की बात जब करते हैं तो ये किसने दिया? माना का सिद्धांत, जिसको माना थियरी आप बोलते हो, तो माना थियरी दिया हुआ है जे.एच. हट्टन द्वारा। माना थियरी आप एकदम याद रखिए, सीधे जे.एच. हट्टन ही इससे जुड़े हुए हैं और कोई इससे जुड़ा हुआ है इसमें से नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक धर्म के अंतर्गत अलग अलग विचार पे, यानी डिफरेंट ओपिनियन के और हिसाब से, डिफरेंट अलग अलग विचार के हिसाब से विकसित होने वाले प्रमुख शाखाओं को क्या कहा जाता है? तो स्टूडेंट एक ही धर्म में जब एक अलग अलग विचार पे अलग अलग शाखाएं बढ़ने लगती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? संप्रदाय। संप्रदाय आप समझते हैं ना, शिव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, मतलब हिंदू धर्म में ही है लेकिन कोई शिव को मान रहा है, कोई विष्णु की वैष्णव है, विष्णु को मान रहा है, इष्ट। तो एक ही धर्म में अलग अलग, जब धर्म एक हो लेकिन विचार अलग अलग होकर अलग अलग देव को मानने लगे और उनको इष्ट समझने लगे तो वो संप्रदाय कहलाने लगता है। अगला प्रश्न, एक विशिष्ट भाषा, संस्कृति तथा अर्थव्यवस्था वाले आत्मनिर्भर समुदाय को कहा जाता है? तो स्टूडेंट जो सेल्फ डिपेंडेंट कम्युनिटी होती है, जिसके पास अपनी लैंग्वेज और कल्चर होता है, उसको जनजाति कहते हैं। क्या कहते हैं? जनजाति कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका बी सही रहेगा, ट्राइब। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, जीएस घुरिये ने जाति की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो जीएस घुरिये ने जाति की 6 विशेषताओं को के बारे में बताया। कितनी विशेषताएं दी हैं? 6 विशेषताएं दी हैं, ठीक है। इसको स्टूडेंट आप करके 6 विशेषताओं को पढ़ भी लीजिएगा अगर समय रहा तो आपके पास। अगला क्वेश्चन, किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये सब क्वेश्चन आपको एकदम तैयार होना चाहिए। और ये किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, इसके बारे में मैंने बताया ही, इरावती कर्वे की किताब है, दूसरे क्वेश्चन में ये सारी बातें बताई थी। तो ये इरावती कर्वे का एक प्रमुख पुस्तक है जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ग की विशेषता नहीं है? वर्ग यानी जो आप कह सकते हो कि क्लास का विशेषता नहीं। तो क्लास क्या होता है? क्लास कॉन्शियसनेस बिल्कुल होता है। वर्ग का ध्रुवीकरण यानी क्लास पोलराइजेशन ये भी होता है। और वर्ग संघर्ष यानी उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग को दबाया जाना, वर्ग संघर्ष भी एक क्लास में होता है। लेकिन सदस्यों की प्रदत्त स्थिति यानी अब जो एस्क्राइब्ड स्टेटस ऑफ मेंबर जो होते हैं स्टूडेंट, ये जाति की विशेषता है, ये वर्ग की विशेषता तो नहीं है, बिल्कुल ये कास्ट की विशेषता है। ये किसकी विशेषता है? कास्ट की। तो भारत में कास्ट होता है और अमेरिका जैसे, इंग्लैंड जैसे देशों में क्या होता है? क्लास होता है। ठीक है, इसको तो आप अच्छे से जान ही रहे हो। ये जाति की विशेषता है, वर्ग की बिल्कुल नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? तो संयुक्त परिवार में क्या होता है? सामान्य निवास यानी एक ही घर होता है, बिल्कुल। संयुक्त रसोई यानी ज्वाइंट किचन होता है, बिल्कुल संयुक्त परिवार में होता है। जब दादा दादी, चाचा चाची, पिताजी के साथ ही रहते हैं तो ये संयुक्त परिवार होता है। तो एक एक घर, एक रसोई और हायरार्की इन द राइट्स ऑफ मेंबर, सदस्यों के अधिकार में संस्तरण। ठीक है, मतलब बड़े का ज्यादा अधिकार है, छोटे का कम है, तो बिल्कुल होता है। और औपचारिक संबंध, औपचारिक संबंध कहाँ होता है स्टूडेंट? ये तो आप आसानी से कर सकते हैं। औपचारिक संबंध घर के लोगों में नहीं होता है, मित्रों में नहीं होता है। औपचारिक संबंध क्या होता है? एक कर्मचारी का उसके ऑफिसर से होता है, उसके मालिक से होता है, उसके बॉस से होता है। तो औपचारिक संबंध किसी परिवार में नहीं होता है, अनौपचारिक संबंध होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, 1953 में नियुक्त प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। तो 1953 में जब ये कमीशन बनाया गया था, इसके पहले अध्यक्ष किसको पता है? काका कालेकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कई बार ये रिपीट किया गया है। ठीक है, अलग अलग सेमेस्टर में भी रिपीट किया है। तो काका कालेकर को 1955 में, देखिए अध्यक्ष तो इनको 53 में ही बना दिया गया था। ठीक है, और लेकिन प्रथम पिछड़ा आयोग का जो ये बनकर तैयार हुआ तो 1955 में इनको अध्यक्ष, मतलब ये काम करने लगे अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, तो आपका पहले अध्यक्ष जो है काका कालेकर 1955 से माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक दशा गांव में परिवर्तन की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो गांव में परिवर्तन की प्रक्रिया यानी सोशल जो चेंजेस से, विलेज में चेंजेस से संबंधित नहीं है। जाति पंचायतों का उन्मीलन, तो ये तो गांव से ही संबंधित है। कृषि नवाचारों में वृद्धि यानी नए नए टेक्नोलॉजी आ जाना खेती करने के लिए, ये भी गांव से संबंधित। नगरों की ओर प्रवजन में वृद्धि, तो शहरों की तरफ पलायन। ठीक है, तो ये भी गांव से ही संबंधित है। ठीक है, तो ये गांव की परिवर्तन की अवधारणा से ये तीनों संबंधित हो जाते हैं। और चौथा, परिवारवाद में वृद्धि, तो ये जो है परिवारवाद में राइज इन माइग्रेशन टूवर्ड सिटी, सॉरी, ग्रोथ इन फेमिलिज्म, तो ये जो है ये गांव में परिवर्तन की दशा से संबंधित नहीं है। इसमें ये परिवर्तन को नहीं दिखा रहा है, ये तो रूढ़िवादिता को दिखा रहा है। ठीक है, ये परिवर्तन को न दिखा के जो है रूढ़िवादिता को दिखा रहा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नगर तथा गांव में समान रूप से, यानी दोनों का क्या फीचर है गांव और शहरों में जो कमान है? आर्थिक प्रतियोगिता, राजनीतिक गुटबंदी, तो आर्थिक प्रतियोगिता शहरों में होती है, गांव में तो बिल्कुल नहीं होती है। राजनीतिक गुटबंदी ये भी गांव में नहीं होती है, थोड़ा थोड़ा होती है, उतना नहीं होता है। नई प्रौद्योगिकी का उपयोग ये शहरों में ज्यादा है। और मतलब है स्टूडेंट, ठीक है, मैं कह रहा था मुझे लगा कि चौथा ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुना, तो इसमें ये दिया थोड़ा थोड़ा होता है, तो ये सही है। आर्थिक मतलब दो गुट में लोग बट जाते हैं, ठीक है, ऑल ऑफ देम दे दिया तो हम सबके साथ डी के साथ जाएंगे, क्योंकि आर्थिक प्रतियोगिता होती है कि ये परिवार आगे बढ़ गया है तो लोग आपस में एक दूसरे को देखी देखा करते हैं। राजनीतिक गुटबंदी यानी गांव में लोग अलग अलग पार्टी, अलग अलग मतलब लोगों के साथ, अलग अलग नेताओं के साथ बटे होते हैं, अलग अलग पार्टी के साथ, तो ठीक है। और नई प्रौद्योगिकी का उपयोग भी आजकल हो ही रहा है, तो ये डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न, भारतीय विद्या शास्त्री उपागम। स्टूडेंट इससे मैंने देखा है कि भारतीय विद्या शास्त्री उपागम से कई क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको एक बार आप गूगल करके अच्छे से इसके अंदर पढ़ लीजिएगा कौन कौन सम्मिलित है, क्या क्या है। तो अब इसमें किनशिप जो है, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन की बात करेगा कि भारतीय विद्या शास्त्री उपागम के आधार पर नातेदारी व्यवस्था को किनशिप कहते हैं स्टूडेंट। तो भारतीय विद्याशास्त्री उपागम के आधार पर किसने नातेदारी व्यवस्था का विश्लेषण किया? तो नातेदारी व्यवस्था के लिए कौन जुड़ा हुआ है? मैंने बताया ना, इरावती कर्वे को बिल्कुल अच्छे से देख के जाएगा, यही किनशिप ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है। तो आपका राइट आंसर डी रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर से संबंधित नहीं है? तो नगर से सांस्कृतिक भिन्नताएं संबंधित है। ठीक है, अनौपचारिक संबंध संबंधित है। ठीक है, और कह रहा है कि संबंधित नहीं है। ठीक है, तो नगर से। और बाकी विकसित प्रौद्योगिकी, तो ये गांव से। बाकी जो है कंपटीशन, तो स्टूडेंट सांस्कृतिक भिन्नताएं जो होती हैं ये कल्चर डाइवर्स शहरों में होता है। ठीक है, तो नगर की विशेषता से अनौपचारिक संबंध, स्टूडेंट शहरों में जो होता है वो फॉर्मल रिलेशन होता है, लोग दूसरे को ज्यादा मतलब घुले मिले ज्यादा नहीं होते हैं। और अनौपचारिक और औपचारिक संबंध तो आप जानते हैं, तो गांव में जो होता है स्टूडेंट वो इनफॉर्मल रिलेशन होता है, और शहरों में कैसा रिलेशन होता है? फॉर्मल रिलेशन होता है। तो ये कौन सा विशेषता नहीं है? तो अनौपचारिक संबंध जो होता है ये गांव की विशेषता है। बाकी जो तीनों है वो क्या है? सांस्कृतिक भिन्नताएं ये भी शहर की विशेषता हो गई, प्रौद्योगिक विकास ये भी शहर की विशेषता हो गई, नगर की विशेषता, और प्रतिस्पर्धा ये भी शहर की विशेषता है। लेकिन अनौपचारिक संबंध ये गांव की विशेषता है। यहाँ पे औपचारिक संबंध होता तो ये भी नगर की विशेषता आ जाती। ठीक है,
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता ग्राम से संबंधित नहीं है? अब गांव से क्या नहीं संबंधित है? वो नगर से नहीं था, ठीक उल्टा अब गांव से। तो सामाजिक समरूपता गांव में तो होती ही है, सोशल हेजीमनी। सामाजिक गतिशीलता, ठीक है। अब सामाजिक गतिशीलता स्टूडेंट ये शहरों में होती है, ये नगरों में होती है, ठीक है। और यहाँ पे औपचारिक संबंध, यहाँ पे अनौपचारिक संबंध गांव में होता है। परंपरावाद और परिवारवाद दोनों गांव में होता ही है। तो सोशल मोबिलिटी जो होती है वो नगरों की विशेषता है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन को रिलेट करके अच्छे से देख लीजिएगा स्टूडेंट। भारत, अगला प्रश्न कह रहा है भारत में किस आधार पर गांव को परिभाषित किया जाता है, यानी कैसे गांव को डिफाइन किया जाता है? तो गैर कृषि व्यवसाय से गांव को नहीं, कृषि व्यवसाय से गांव को परिभाषित किया जा सकता है कि लोग अलग अलग जनसंख्या से गांव को परिभाषित करना मुश्किल है। औपचारिक संबंध, फॉर्मल रिलेशन नहीं, इनफॉर्मल संबंध होते हैं गांव में, ठीक है, जिसको आप कहते हो अनौपचारिक संबंध गांव में होते हैं। और विशेष जीवन विधि, हाँ, अलग अलग जीवन जीने के तरीके से तो गांव को परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सही है। अगर यहाँ ऊपर वाले में रहता अनौपचारिक संबंध तो वो भी सही हो जाता, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, एम.एन. श्रीनिवासन के अनुसार भारतीय गांवों की सामाजिक आर्थिक संरचना प्रभावित होती है। तो जो एम.एन. श्रीनिवासन ने क्या माना है कि भारतीय गांव की सामाजिक और आर्थिक संरचना किससे प्रभावित होती है? तो स्टूडेंट जनसंख्या आकार से नहीं होती है, डोमिनेंट कास्ट से होती है, बाकी कल्चर और धार्मिक विश्वास से नहीं होती है। सामाजिक आर्थिक संरचना प्रभावित नहीं होती है, लेकिन डोमिनेंट कास्ट से होती है। तो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अध्ययन का संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम दूसरे नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है, इसको हम फंक्शनलिज्म के नाम से भी जानते हैं, और इसका दूसरा नाम है इंपेरिकल अप्रोच, जिसको अनुभाविक उपागम आप कहते हो। इसको एक तो स्ट्रक्चरल, इसको फंक्शनलिज्म भी कहा जाता है। स्ट्रक्चरल फंक्शन को क्या कहा जाता है? फंक्शनलिज्म, यानी संरचनात्मक प्रकारवाद को आपका प्रकार्यात्मक के रूप से जानते ही हैं, और अनुभाविक उपागम के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट ही रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं दी गई? स्टूडेंट भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का जिक्र कर दिया गया संशोधन के बाद, ठीक है। तो 22 भाषाओं का जिक्र है, ठीक है, 22 लैंग्वेज। अगला प्रश्न, स्टूडेंट जो स्टूडेंट्स आपसे कह रहा हूं कि आपके लिए काफी आप अपने वीडियोस को फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के बीच शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम आपके लिए नए नए अपडेट लेके आते रहते हैं। 39 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य? तो स्टूडेंट भारतीय विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य आपको इंडोलॉजिकल अप्रोच पर्सपेक्टिव देख के जाना है। और इससे कौन संबंधित है? इरावती कर्वे संबंधित है, डीपी मुखर्जी भी संबंधित है, और लुई डूमा भी संबंधित है। ए.आर. देसाई इससे संबंधित नहीं है, ठीक है। जी.एस. घुरिये भी इससे संबंधित है, ठीक है। बी.के. सरकार भी संबंधित है, लेकिन ए.आर. देसाई से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो पिछले वाले क्वेश्चन को जो मैंने कहा था देखने को वही है। अगला प्रश्न, किस भारतीय समाजशास्त्री ने लघु समुदाय की अवधारणा, तो जिसको आप कहते हो लिटिल कम्युनिटी, ये कॉन्सेप्ट दिया जी.एस. घुरिये ने। लिटिल कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? जी.एस. घुरिये ने दिया है। तो स्टूडेंट आपके लिए हमने 40 क्वेश्चन का ये वीडियो लेक्चर कवर करा दिया है। आशा करते हैं वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलिएगा। स्टूडेंट अगर आपको मैराथन वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं उसको शाम तक मैराथन वीडियो आपके लिए करा दूंगा। आपके एग्जामिनेशन के लिए स्टूडेंट हमारी यूट्यूब फैमिली की तरफ से गुड लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।